नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय के चिरौंजिया में स्थित एक शोरूम, लेकिन ये केवल एक व्यावसायिक केंद्र नहीं, बल्कि है एक सपना, एक संघर्ष और एक सफलता की कहानी। हम बात कर रहे हैं JMD हीरो शोरूम के निदेशक मार्तंड प्रताप सिंह की। वाराणसी की मिट्टी में जन्मे, देहरादून और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, पर सपने सीमित नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। करीब 2 दशक पहले उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक छोटे से पेट्रोल पंप से उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की। चुनौतियां थीं, रुकावटें थीं, लेकिन इरादे मजबूत थे। मार्तंड सिंह कहते हैं, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन व्यापार की दुनिया में ये और भी कठिन होती है। पर यदि लगन और मेहनत हो तो रास्ता जरूर निकलता है। कहा जाता है कि कुछ लोग जब इस धरती पर आते हैं तो अपने हथेलियों में भाग्य की रेखाएं लेकर आते हैं, और उसी भाग्य की रेखाओं की बदौलत वे आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और जीवन में खुशहाली पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके हाथों में जो लकीरें होती है वे उनके अनुकूल नहीं होती और वे उसे बदल देते हैं। और हम एक ऐसे ही शख्स की बात कर रहे हैं जो बनारस के रहने वाले हैं और इस देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल देहरादून के विद्यालय में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। पढ़ाई लिखाई होने के बाद उन्होंने व्यवसाय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश से अपनी व्यवसाय की शुरुआत करने के बाद उन्होंने जो बातें हमने कही कि भाग्य की लकीरें खुद से कुछ लोग बदलते हैं, तो उन्होंने भी बदली और व्यवसाय को बढ़ाकर आज 2 प्रदेशों में, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वे आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बनारस के रहने वाले मार्तंड प्रताप सिंह का, जिनका अभी झारखंड में भी व्यवसाय शुरू हुआ है। प्रारंभिक आपकी पढ़ाई शिक्षा कहाँ के रहने वाले हैं, शुरुआत की है? मैं रहने वाला बनारस से 30 किलोमीटर दूर गांव है राजवाड़ी। ये कॉन्फ्लुएंस है गोमती और गंगा का। वहाँ पर 2 प्रसिद्ध नदियाँ मिलती हैं, गोमती और गंगा। उसके किनारे हम लोगों का बहुत ही रमणीक गांव है। और हमारी शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई देहरादून के सुप्रसिद्ध डून स्कूल में हुआ। डून स्कूल से हमने 12th करने के बाद हम दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ रुखसत हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन करोड़ीमल कॉलेज में हुआ। करोड़ीमल कॉलेज में मुझे हॉस्टल नहीं मिला, तब बगल के ही कॉलेज, हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में मैं 3 साल तक बतौर गेस्ट कह लीजिए या इलीगल गेस्ट कहिए, मैं 3 साल तक उसी हॉस्टल में रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि मुझे बनारस वापस आना पड़ा, क्योंकि जो हमारे भाई थे वो फौज में अफसर थे और पोलो प्लेयर थे, आर्मड कोर में थे। उनको बड़े कम उम्र में ब्लड कैंसर हो गया और पारिवारिक चीज़ों को संभालने के लिए मुझे बनारस तुरंत वापस आना पड़ा। बनारस आने के बाद जो है शुरुआती दौर में हमने पेट्रोल पंप का व्यवसाय किया और फिर बाद में FCI का गोदाम हमने खोला मिर्ज़ापुर में। और जब हमारे सारे बैचमेट इस समय जब रिटायर हो रहे हैं, तब हम झारखंड में आकर हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम जिला गढ़वा में खोले हैं और यहीं पर समय व्यतीत कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में और फिर उसके बाद के पढ़ाई के दिनों में कैसा था जीवन आपका? प्रारंभिक जीवन जो डून स्कूल का जो हम लोग का कैंपस था, वो 72 एकड़ का कैंपस था। ये टोटली आवासीय विद्यालय था। इसमें सभी लोग, विभिन्न वर्ग के बच्चे वहाँ आते थे और कंप्लीटली हॉस्टल में रहते थे। वहाँ के जो बच्चे थे वो तरह तरह के कैरियर को चूज किए। कोई फैशन डिजाइनिंग में चला गया, तो कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चला गया, तो कोई बैंकिंग सेक्टर में,
कोई फिल्म उद्योग में, तो वहाँ के सभी लोग अलग अलग लाइन को चुने। और जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में आए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ बहुत बड़ा क्रेज था यूपीएससी का। वहाँ के जो भी लोग थे वो यूपीएससी के प्रति बड़े जागरूक थे और काफी हमारे बैचमेट जो है यूपीएससी में क्वालिफाई भी किए और आज सब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं या रिटायर हो रहे हैं। और नॉर्मली जो हमारे बैचमेट हैं, कोई सेक्रेटरी होकर रिटायर हो रहा है, तो कोई डीजीपी होकर रिटायर हो रहा है, तो कोई चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर जो सर्वोच्च पद है इनकम टैक्स का, कुछ जो फौज में गए वो जनरल रैंक पर पहुंच गए, वो सभी लोग रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि व्यवसायी कभी रिटायर नहीं होता है, वो सभी लोग रिटायर हो रहे हैं और हम लोग जो है रिटायरमेंट के बाद नया काम शुरुआत कर रहे हैं। बिजनेस का ख्याल कैसे और कब आया मन में? क्योंकि बनारस हमको लौटना पड़ा पारिवारिक परिस्थितियों से, तो खेती से काम चल नहीं सकता था, तो कोई न कोई व्यवसाय हमको चुनना ही था। तो उस समय हमने पेट्रोल पंप को चुना और भदोही जनपद, आज पहले वो बनारस था, भदोही जनपद में हमने पेट्रोल पंप का शुरुआत किया था। व्यवसाय के शुरुआत में तो कई चुनौतियां आपके सामने होंगी, तो कई ऐसी चुनौतियां जो आज भी आपको याद हो और उसे आप पार पाए हों? सबसे मजेदार बात है कि पेट्रोल पंप का जब लाइसेंस मिलता है तो इसको लेटर ऑफ इंटेंट बोला जाता है, आशय पत्र, और एक आदमी को रिजर्व कर दिया जाता है, उसमें वो सेकंड नंबर पर आता है। और कॉन्सेप्ट इसलिए बना है कि मान लीजिए जिसको अलॉट किया गया पेट्रोल पंप और वो उसको नहीं चलाना चाहता है या किसी कारणवश से नहीं चला पा रहा है, तो सेकंड नंबर को कैंडिडेट को वरीयता दी जाती है। तो जिस जगह पर हमको पेट्रोल पंप अलॉट हुआ था वहीं पर एक लोकल माफिया कहिए या मुकदमेबाज कहिए, वो मुकदमेबाज टाइप के कैरेक्टर थे और वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि मैं 10 साल से इस पेट्रोल पंप के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अलॉटमेंट आपको मिला, आप अपने लाइसेंस को हमको बेच दीजिए और दिल्ली विश्वविद्यालय जाकर आप आईएएस और आईपीएस और ये सब जो एग्जाम है उसके लिए क्वालिफाई करिए। क्यों ग्रामीण इलाके में आप अपना अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? हमको ये बात बड़ा अटपटा लगा। हमने उनसे कहा कि हम तो बिजनेस करने के पर्पज से ही इस पेट्रोल पंप को अलॉट कराए हैं। तो वो बोले कि आप अभी भारत देश का कानून से आपको वाकिफ नहीं है। मैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ता हूं और यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि आप उस पेट्रोल पंप को लगा ही नहीं पाएंगे। हम भी कॉलेज के नए नए निकले हुए छात्र थे, हमको कानून की जटिलताओं के बारे में पता नहीं था। हमने उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया और हम अपना एक जमीन खरीद के, मैं सोचा कि उस जमीन पर पेट्रोल पंप लगाऊंगा। तो वो सज्जन क्या किए कि लोकल एसडीएम को उन्होंने घूस दे के 229B का एक मुकदमा होता है जो कि एडवर्स पोजेशन का, मैंने जमीन एकदम पाक साफ खरीदा था, लेकिन वो जिस आदमी ने जमीन हमको बेचा था उसके नाम से एक फर्जी 900 रुपए का रसीदी टिकट लगाकर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके एसडीएम के यहाँ 229B का मुकदमा उन्होंने दाखिल कर दिया और उस पर उन्होंने एक स्थगन आदेश ले लिया, स्टे ऑर्डर, कि अब स्टे ऑर्डर मिलने के बाद पता चला कि जो डीएम की एनओसी लेनी पड़ती है ऑयल कंपनी को कि हम इस जगह पर पंप लगाना चाहते हैं, तो अगले 3 साल तक वो मुकदमा ही चलता रहा। कभी स्टे ऑर्डर मिल जाता था, एनओसी डीएम की नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बहुत ही डायनेमिक डीएम थे जो इन्होंने कोर्ट केस को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एनओसी इशू किया। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वो हमारे लिए क्रिएट करते रहे। फाइनली पेट्रोल पंप लग गया और इससे हमको लगभग 4 साल वो हमारा बर्बाद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक ग्राउंड था कि अगर आप हमको नहीं देंगे पेट्रोल पंप तो हम इसको लगने नहीं देंगे, ऑयल कंपनी एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट को वापस ले लेगी और मैं सेकंड इन लाइन हूं तो मुझे नेचुरली मिल जाएगा।
तो वो इस टाइप का न्यूसेंस क्रिएट किया जिससे मेरे 4 साल पूरे बर्बाद हो गए। फिर भी लगा और हमको उस पेट्रोल पंप पे मुझे सन 2000 में पुरस्कृत भी किया गया। वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स इन द कंट्री हमको मतलब अवार्ड दिया गया। तो मेहनत मेरा उस समय काम आया। बाकी टाइम कोर्ट कचहरी के जो जैसे कानून का कैसे आदमी फायदा उठाता है, मैंने इस चीज को उसी समय देखा कि कानून बना है अच्छाई के लिए और लोग उसका सिर्फ दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, सभी लोग नहीं करते। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और हर दृष्टिकोण से बड़ा है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर क्षेत्र में बड़ा है और व्यवसाय के लिए वहाँ अच्छा माहौल हुआ करता था। और झारखंड जहाँ लगभग हमको लगता है 2 दशक तक, 2 से 3 दशक तक, 2.5 दशक तक नक्सलियों का यहाँ काफी बोलबाला था। यहाँ कोई भी व्यापारी बाहर से आना नहीं चाहता था, अपना व्यवसाय नहीं करना चाहता था। जो बड़े व्यवसायी थे यहाँ से व्यवसाय समेट के दूसरे राज्यों में चले गए। लेकिन उस समय जो स्थितियां थी उसमें और अब में काफी बदलाव आया है। तो क्या सोच के उत्तर प्रदेश से आप झारखंड में अपने व्यवसाय को लेकर आए? मजेदार बात यह है कि मेरी ससुराल नगर उटारी परिवार में है और जब हमारी शादी हुई थी तो उत्तर प्रदेश से जब मैं आता था यहाँ पर झारखंड में, तो हमारे जो भी पुलिस के मित्र थे वो हमको एडवाइस करते थे कि आप रात को वहां मत जाइए। इमरजेंसी में 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मैं रात को आ गया तो दुद्धी थाने के इंस्पेक्टर हमको सुरक्षा देने की दृष्टि से खुद हमको छोड़ने हमारे ससुराल तक आए। नक्सलवाद इस लेवल तक यहाँ पर था कि रात को 6 बजे के बाद जैसे कहते हैं कि पूरा मूवमेंट बंद हो जाता था और थाना पुलिस फोर्स तो दिखता ही नहीं था। यहाँ तक कि सबसे मजेदार बात है कि सड़क पर एक कुत्ता भी नहीं दिखाई पड़ता था। हमने उस दौर में रात को मैं कभी कभार आता था तो हमें ससुराल वाले काफी आगाह करते थे कि आप इसको सीरियसली लीजिए, कभी नक्सली से पाला पड़ जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं दरकिनार करके आता और मैंने ये महसूस किया कि रात को तो यहाँ कोई मूवमेंट ही नहीं होता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हर चीज का मूवमेंट है। सारी समस्या जैसे लगता है कि मतलब लगता ही नहीं कि यहाँ पर पहले ऐसा था और परिस्थितियां इतनी अनुकूल है और फिर से जो पलायन हुआ था लोग यहाँ वापस आ रहे हैं। उदाहरण तौर पर गढ़वा जिला इतना तेजी से डेवलप कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आकर यहीं व्यवसाय किया जाए और यहाँ ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा है और काफी प्रबल है। परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं और बहुत ही सुंदर शहर है गढ़वा, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। हमको यही एहसास होता है कि जैसे देहरादून में हम थे तो वहां पर हिमालयस की रेंज थी और शिवालिक रेंज था, उसके बीच में दून घाटी, इसको घाटी बोला जाता है। तो गढ़वा को देखकर भी वही फीलिंग होती है, चारों ओर जो है पहाड़ से घिरा हुआ। गढ़वा तो मान लीजिए नाम है, गढ़वा घाटी इसका नाम होना चाहिए। जैसे दून का मतलब वैली होता है, वैसे ये भी घाटी और वही सौंदर्य, वही प्राकृतिक सौंदर्य इतना ज्यादा है। और धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि और भी व्यवसायी लोग गढ़वा को वापस आएंगे और इसको और समृद्ध बनाएंगे। गढ़वा जिला 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ व्यवसाय की संभावनाएं काफी अधिक है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिन में गढ़वा और तेजी से विकास करेगा? नहीं, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का इस समय यहाँ माहौल है, बढ़िया प्रशासन है, बढ़िया पुलिसिंग हो रही है और लोगों का कॉन्फिडेंस अब स्टेट के प्रति बढ़ा है, तो पहले तो जो लोग पलायित हुए हैं वही आ जाएंगे, उससे ही इसका बहुत विकास हो जाएगा। इसके अलावा जो व्यवसायी लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर आगमन स्टार्ट करेंगे और जिले का प्रगति होना, बहुत जिले का मतलब प्रगति होना ही होना है। गढ़वा में जेएमडी हीरो शोरूम की ओर से
विगत दिनों कई सोशल कार्य किए गए, लोगों को मदद पहुंचाया गया, तो गढ़वा के लोग काफी आशान्वित हुए हैं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में जीएमडी हीरो का कितना रोल रहेगा गढ़वा में? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि भूखे पेट कविता आदमी नहीं कह पाता है, क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए आपको अपने प्रॉफिट में से ही पैसा निकालना पड़ता है। और आदमी की प्रवृत्ति होती है, जैसे कोई आदमी हर चीज इकट्ठा करना चाहता है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे एक उसका पार्ट समाज सेवा में, गरीब लोगों के मदद में खर्चा हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हीरो की आते हैं, ये सबसे कम लागत की मोटरसाइकिल यहाँ सबसे ज्यादा बिकती है। और वो आदमी मैंने देखा कि पहले वो हेलमेट नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि वो किसी तरह से अपना मोटरसाइकिल का ही पैसा उसको जुगाड़ करने में दिक्कत होती थी। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि कम से कम मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं तो हेलमेट हम अपने तरफ से दे दें, क्योंकि वो खरीदेंगे नहीं। हेलमेट एक महंगा आइटम है। इसके अलावा सारी जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो आदमी को डैमेज होता है वो हेड इंजरी से होता है। और बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट हम इसलिए हर मोटरसाइकिल के साथ फ्री कर दिए। बाकी मान लीजिए हमने पेट्रोल उनको दिया, हमने उनको सीट कवर दिया, डिक्की दिया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेलमेट था, क्योंकि हेलमेट सबसे महंगा आइटम था और उसको कोई भी कस्टमर या कोई भी ग्राहक सोचता था कि हम क्यों खरीदे। तो ये विचार में आया कि कोई भी मोटरसाइकिल जो खरीदता है उसको एक बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट दे दीजिए। इस वजह से अगर खुदा अगर किसी बाई चांस अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो कम से कम हेड इंजरी से बचता रहेगा। आपकी पत्नी सरोज सिंहदेव और आपकी पुत्री रुद्रानी सिंह दोनों आए थे यहाँ हाल के दिनों में, और उनका भी समाज के क्षेत्र में काम करने का जो रुझान हमने देखा वह काफी अतुलनीय था। तो क्या भविष्य में गढ़वा में भी वे लोग आके समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी? लड़की तो मान लीजिए अभी अपने कैरियर बनाने के चक्कर में है, और वो कहीं ना कहीं नौकरी करेगी या कहीं जो भी करे अपना कैरियर ओरिएंटेड है। लेकिन पत्नी तो उनको तो काफी इंटरेस्ट है, और जैसे कि किसी भी जहां हम रहते हैं वहां कोई भी एक स्ट्रीट डॉग, जैसे कि जो लावारिस कुत्ता जो है, उनको क्या करना चाहिए युवाओं व्यवसाय में सक्सेस होने के लिए? देखिए, दुर्भाग्य क्या है कि हमारा जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पैसे में न विश्वास करके, आप एक कहते हैं ना कि से आप कोई भी काम करेंगे तो भगवान भी उसका फल देता है। और बहुत ज्यादा हमारी जो नीड्स हैं उसको हम जितना कम सीमित कर लें वही सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि मन जो है वो असीम, मन से हम बहुत लालची होते हैं। पहले हम अपनी लालच को कंट्रोल करें और कम से कम चीजों में जैसे बोलते हैं ना कि पहले सिंपल चीज हम लोग सुनते थे कि हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले अपना वो स्वास्थ्य ठीक रखें। और थोड़े से पैसे में जो सुख है, क्योंकि बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े लोग जो पता चला कि पैसा खूब इकट्ठा किए, लेकिन अगली जनरेशन में उसी पैसे के लिए मारकाट शुरू हो जाता है। और यूथ को तो चाहिए कि अपना काम ईमानदारी से करें, बाकी फल तो भगवान देंगे ही। लेकिन उनको समझने में, जैसे कहते हैं ना, गधा पचीसी बोला जाता है, 25 साल के पहले ये सब बातें लोगों के एहसास में नहीं होता है। और हम लोग झूठ मूठ का, लोगों का दिखावटी चीजों को देखकर परेशान होते हैं। हमको खुद अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। अब क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को?
अपने काम, आप एक भी काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो भगवान 100% आपको सफलता देंगे।